हेलो फ्रेंड्स, हम 7 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये फर्स्ट हेडलाइन ये है, जो यूपी और उत्तराखंड के जो भी लॉस थे रिगार्डिंग एंटी कन्वर्जन, वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और वो देखेंगे कि ठीक है या नहीं है। और उन्होंने भी इस पर कोई स्टे नहीं लगाई है। तो डिक्लाइनिंग टू ग्रांट एनी इमीडिएट स्टे ऑन द एंटी कन्वर्जन लॉज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, द सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस वेडनेसडे ऑन 2 petitions challenging the laws which are provisions that prohibit रिलीजियस कन्वर्जन फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज। तो जब इसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगी तो हम पढ़ लेंगे इस न्यूज़ को। अभी इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कोई चीज़। यहाँ पर बस ये इम्पॉर्टेंट है, जो केरला है उसमें ज़्यादातर लोग अब्रॉड जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली जो इकॉनमी है वो अब्रॉड से रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी कोरोना के चलते क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं और बहुत ज़्यादा लोग वापस आ गए हैं। तो उसकी वजह से केरला में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। So with the figures indicating that the job crisis triggered by COVID-19 continues, Kerala economy may be facing long-term impact with remittances from abroad, mainly West Asia, its lifeline. तो केरला की जो इकॉनमी वो मेनली उसमें जो इम्पोर्टेंट शेयर है वो रेमिटेंसेस का भी होता है, लेकिन जॉब लॉस की वजह से हम देख सकते हैं वो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे और हो गए हैं बेसिकली। यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्लान है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कि जो कैटल्स हैं उनके अंदर वो चिप इम्प्लांट कर देंगे, ताकि ये जो उनके ओनर उनके से छोड़ देते हैं, जब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे स्ट्रे एनिमल्स हो जाते हैं, रोड पर घूमते रहते हैं, ट्रैफिक लॉक कर देते हैं। तो इसकी दिक्कत की वजह से उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है कि हम कैटल में चिप इम्प्लांट कर देंगे, ताकि उनके ओनर का पता रहे। अगर किसी ने भी अपनी कैटल ऐसी छोड़ी तो पता चल जाएगा कि इस ओनर ने अपनी कैटल छोड़ दी। तो बेसिकली वो कैटल क्यों छोड़ते हैं, जो लोग छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म हो जाती। अब आप किसी ऐसे इंसान से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म हो गई और वो बहुत अमीर तो होते नहीं है कि वो उसके बाद भी उसे खिलाते रहें, ठीक है। तो सस्टेनेंस करना उस कैटल की, जब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म होगी तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर गवर्नमेंट उसको फोर्स करेगी कि उस कैटल को रखे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म करने के बाद भी, तो ये इशू एक हो सकता है कि इसको कैसे डील किया जाए। तो टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल इन द कैपिटल, द नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल मेक इट कंपल्सरी टू इम्प्लांट अ चिप इन द एनिमल्स सो दे आर नॉट अबेंडेंड बाई ओनर्स और लेफ्ट टू रोम ऑन द स्ट्रीट। तो बेसिकली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये फैसला किया है कि वो एक चिप इम्प्लांट कर देंगे कैटल्स में। The chip would be fed with a code that will help get the information of the cattle owners and help officials to identify him. तो बेसिकली क्या करेंगे, उस चिप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रख देंगे कैटल ओनर की, और ताकि ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई कर लें किसकी कैटल है और उसको फिर रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कराएं, और साथ ही पेनल्टीज भी उस पर इम्पोज करेंगे। तो वाइल कॉल्ड स्ट्रे, दीज आर इनफैक्ट लार्जली लेफ्ट अबेंडेंड बाई ओनर्स एंड इलीगल डेयरीज एज द स्टॉप सर्विंग इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर इस बार रिपब्लिक डे चीफ शायद ना हो, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो आने वाले थे उन्होंने लास्ट मिनट पे मना कर दिया ये कहकर, क्योंकि म्यूटेंट कोरोना वायरस की वजह से नेशनल लॉकडाउन लगा, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। अब कोई सेकंड चीफ गेस्ट आए बहुत अनलाइकली है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने पता किया है। तो न्यू दिल्ली हैज़ कम अराउंड 2 days decision, a day after British PM Boris Johnson on Tuesday called up Prime Minister Narendra Modi and expressed regret that he would not be able to visit India to be chief guest. अभी ऐसा पहली बार नहीं है कि चीफ गेस्ट नहीं आए, इससे पहले भी हो चुका है कि एक बार चीफ गेस्ट नहीं आए थे। तो 1966 में कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया था, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी डेथ हो गई थी। तो न्यू गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी वो 24 जनवरी को ही आई थी, तो इसलिए किसी को भी इन्विटेशन नहीं दे पाए थे आने के लिए। इसके अलावा ये भी हुआ है कि किसी को इन्विटेशन दिया हो लेकिन उसके बजाय कोई और आ गया हो। फॉर एग्जाम्पल ओमान को इन द पास्ट द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव गेस्ट एज द फर्स्ट चॉइस कुड नॉट मेक इट। फॉर एग्जाम्पल इन 2013 ओमान सुल्तान काबूस बिन सैयद अल, वो उन्होंने बोला कि वो नहीं आ पाएंगे ड्यू टू अ कम्युनिकेशन इशू, तो उसके बाद भूटान के किंग को बुलाया गया था। तो ये भी होता है कि अगर कोई गेस्ट नहीं आ पा रहा तो ऑल्टरनेटिव गेस्ट को बुला सकते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक किताब है प्रेसिडेंशियल ईयर्स, तो उसके अंदर वो कुछ बातें लिखते रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस नॉन IAS एग्जाम के लिए बुक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब हम और आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो श्रीलंका गए थे। तो बेसिकली जो श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीज का इशू चलता रहता है, तो बेसिकली जो तमिल वहाँ पे मिनॉरिटी है, उन्होंने उनको ऐसे बोला है श्रीलंकन गवर्नमेंट की कि वो तमिल मिनॉरिटी की एक्सपेक्टेशन मीट करे और उनको ज़्यादा पावर दे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो, ताकि वो खुद को गवर्न कर सके।
तो इंडिया वेंसडे कॉल्ड अपॉन श्रीलंका टू मीट इट्स तमिल माइनॉरिटीज एक्सपेक्टेशन of greater devolution of powers as part of the reconciliation process, even as it committed itself to greater cooperation aimed at boosting the island nations post COVID-19 recovery efforts. तो जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे तो उन्होंने बेसिकली बोला जो तमिल के माइनॉरिटीज़ एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरा करें, उनको ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स देखें। साथ में उन्होंने ये भी कमिट किया कि वो ग्रेटर कोऑपरेशन करेंगे इन द आइलैंड नेशन। इंडियाज बैकिंग फॉर श्रीलंकाज रिकंसिलिएशन प्रोसेस एंड एन इंक्लूसिव पॉलिटिकल आउटलुक दैट इनकरेजेस एथनिक हार्मनी। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि अगर ऐसे रिकंसिलिएशन रहेगा बिटवीन द टू ग्रुप्स तो उससे क्या होगा, एथनिक हार्मनी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं इस वाले पेज पर भी मुझे, हाँ यहाँ पे एक स्टडी की गई है कि एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से प्रेगनेंसी लॉसेस भी होते हैं। एक स्टडी की गई है बाय द लैंसेट। तो पुअर एयर क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रेगनेंसी लॉस इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू अ मॉडलिंग स्टडी टू बी पब्लिश ऑन थर्सडे इन द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल। ठीक है, एन estimated 349,681 pregnancy losses per year in South Asia were associated with exposure to PM 2.5 concentrations that exceeded India's air quality standard. PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इंडिया की एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में गिरावट देखने की मिली है, जिसकी वजह से लगभग 7% एनुअल प्रेगनेंसी लॉस हुए हैं फ्रॉम द 2000 टू 2016. साउथ एशिया विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड एंड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। इस स्टडी की वजह से ये पता चला भले ही साउथ एशिया में ज़्यादा लोग हैं, उसके बाद ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ प्रेगनेंसी लॉस भी साउथ एशिया में ही है। तो बेसिकली ऐसा कैसे होता है कि एयर क्वालिटी की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो among some of the explanations why air pollution can cause pregnancy loss is that fine particles have been reported to cross the blood placenta barrier and harm the embryo डायरेक्टली। ठीक है, तो ब्लड प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है, एम्ब्रॉयो को डायरेक्टली हार्म करता है। एक्सपोजर टू पुअर एयर क्वालिटी कैन कॉज डिसऑर्डर सच एज इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर एलिवेशन विच कैन एक्ट एज फैक्टर्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो कभी ऐसे कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, तो आप ये वाली स्टडी भी कोट कर सकते हैं लैंसेट की कि उससे प्रेगनेंसी लॉसेस भी होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं। यहाँ पर हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना, रॉन्ग आंसर। तो आपको पता होगा महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक शक्ति बिल पास किया था और आंध्र प्रदेश ने एक दिशा बिल पास किया था, बेसिकली रेप से लड़ने के लिए और विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन हैरेसमेंट से लड़ने के लिए। तो ऑन ह्यूमन राइट्स डे द महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द शक्ति बिल एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ हार्शर एंड मैंडेटरी सेंटेंसेस इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर नॉन होमिसाइडल रेप टू पर्पेट्रेटली डिटर सेक्शुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो ऑथर ने बोला है बिल तो बहुत बात की बात है, रिसेंट में दिक्कतें क्या होती हैं किसी रेप विक्टिम को, रेप सर्वाइवर को, वो बताया गया है। तो the Shakti bills come amid the recent legislative trend to invoke the death penalty for sexual offences, beginning with the introduction of the death penalty for child rape in the 2018। तो सबसे पहले रेप सर्वाइवर को क्या दिक्कत होती है, रेप सर्वाइवर उससे पहले बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ट्रायल से पहले भी बहुत ज़्यादा सीरियस ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ता है। पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, उनकी कंप्लेंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इतने ज़्यादा गैप्स हैं कि जो पुलिस कंप्लेन है वो पुलिस कंप्लेन ही नहीं होती उनकी। ठीक है, द फोकस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देयरफॉर नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट टू द स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग। तो ऑथर ने बेसिकली यही बोला है जो शिफ्ट करने की चीज़ है, ठीक है, फोकस शिफ्ट करने की चीज़ है, वो सबसे पहले हमें फोकस इस बात पर शिफ्ट करना चाहिए कि बेसिकली जो रेप सर्वाइवर है उसकी रिपोर्टिंग हो, इन्वेस्टिगेशन और विक्टिम सपोर्ट मैकेनिज्म हो। बाकी क्रिमिनल ट्रायल तो बहुत एंड की चीज़ होती है, ऑफ रिड्यूसिंग द रेट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। और बेसिकली देखा गया है कि a study by one of us published in the Indian Law Review based on rape judgments in Delhi shows a lower rate of conviction। ठीक है, तो ये देखा गया कि कन्विक्शन के रेट बहुत लोअर होते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन इन 2013। इसके अलावा ये देखा गया हमेशा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में जो कन्विक्शन होते भी हैं तो उसमें हमेशा ये नॉर्म रहा है कि उसको मिनिमम सेंटेंस दिया जाए, ना कि मैक्सिमम पनिशमेंट हमेशा एक एक्सेप्शन रहा है। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है ये एक्ट तो ठीक है, शक्ति बिल, दिशा बिल, उसके बाद भी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स है वो तो क्रिमिनल ट्रायल तो एकदम एंड की चीज़ होती है, उससे पहले सही से कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए, रेप विक्टिम को हैरेस ना किया जाए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, प्लगिंग द प्राइवेसी गैप। ठीक है, तो ऑथर ने बोला था पुट्टुस्वामी वर्सेस इंडिया वाले केस में क्या बोला गया था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डेटा
के रिलेटेड कि एक जो हमारी प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन द रिलेंटलेस मार्च ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आधार बायोमेट्रिक प्रोग्राम इन पर्टिकुलर हैव क्रिएटेड द नीड टू टेक अ न्यू लुक एट द लीगल पोजीशन ऑफ प्राइवेसी इन इंडिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी और आधार बायोमेट्रिक की वजह से जहाँ पर हमेशा आपका डेटा लिया जाता है, उसकी वजह से क्या हुआ है, एक न्यू लुक लेने की ज़रूरत है एट द लीगल पोजीशन ऑफ प्राइवेसी इन इंडिया, कि प्राइवेसी हमारी कैसे हैंडल की जा रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंस जो डेटा का है वो ऐसे राइज होते हुए हम देख सकते हैं कि लगभग 80 देशों ने नेशनल लॉज पास किया है टू फॉर द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ द सिटीजन्स डेटा बाय कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबके यहाँ एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ चुका है। समटाइम्स इन द नियर फ्यूचर ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया भी इनको ज्वाइन कर ले और इंडिया भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि अभी कंसिडरेशन में बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इंडिया के पास भी एक डेटा प्रोटेक्शन बिल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड यंग, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया विल क्रिएट 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू बाई 2025। तो लगभग 2025 तक इंडिया के लोगों का डेटा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन वर्थ का होगा। ठीक है, ये वर्थ कैसे आएगी, मतलब फाउंडेशन ऑफ द क्रिएशन, बेसिकली वो एक दूसरे को डेटा बेस देती है कंपनी, तो इस वजह से वो लगभग $1 ट्रिलियन वर्थ का डेटा हो जाएगा। इट वुड रिक्वायर, तो ऑथर ने बोला जो बिल होगा उसमें कुछ नंबर ऑफ कंडीशंस होंगी जो कि कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेंगी। इट वुड रिक्वायर डिजिटल फॉर्म्स टू ओपन परमिशन फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स को परमिशन लेनी पड़ेगी उनका डेटा कलेक्ट करने से पहले। और ये भी इट ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट यूजर्स हु प्रोवाइड डेटा इन इफेक्ट द ओनर्स ऑफ देयर डेटा। ठीक है, दिस इज मेजर इम्प्लीकेशन सजेस्टिंग दैट यूजर्स आर एबल टू कंट्रोल द डेटा। हाँ, यूजर्स अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूरोप में एक राइट चलता है, राइट टू बी फॉरगॉटन। आपने एक बार अपना डेटा दे दिया लेकिन आप चाहते हैं वो डेटा खत्म हो जाए, तो आप राइट टू बी फॉरगॉटन होता है आपके पास, एंड एविडेंस ऑफ द ऑनलाइन प्रेजेंस रिमूव। ठीक है, आपने एक बार डेटा दे दिया तो आप उसको वापस भी ले सकते हैं। बट द बिल डज नॉट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट एज इफेक्टिवली। ऑथर ने बोला है कि बिल ऐसे कंपनी से तो प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि बिल के अंदर एक क्लॉज है दैट क्रिटिकल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सच एज रिलीजन और टू मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मस्ट बी एक्सेसिबल टू द गवर्नमेंट इफ नीडेड टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। उसमें लिखा अगर कोई क्रिटिकल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, रिलीजन हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो गवर्नमेंट एक्सेसिबल कर सकती है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को। तो बहुत वेग टर्म है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि कैसा नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्रिटिक्स हैव सजेस्टेड दैट सच ओपन एंडेड एक्सेस कुड लेड टू मिसयूज। यहाँ तक कि BN श्री कृष्णा जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया, तो उनका भी ये कहना है कि इससे गवर्नमेंट एक ऑर्वेलियन स्टेट क्रिएट करने की कोशिश करी, मतलब आपको एक सर्विलांस में रखा गया कि हमेशा आपको कोई ना कोई देख रहा है। तो इवन BN श्री कृष्णा हु चेयर्ड द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द ओरिजिनल बिल वांट दैट गवर्नमेंट एक्सेस एग्जम्पशन रिस्क क्रिएटिंग एन ऑर्वेलियन स्टेट। तो बेसिकली एक गवर्नमेंट ने बोला वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी जो कि चार्ज होगी मैनेजिंग डेटा, जो भी आधार प्रोग्राम से लिया जाता है उस डेटा को चार्ज करने के लिए, मतलब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। और उसमें बेसिकली एक चेयरपर्सन होगा, 6 कमेटी मेंबर्स होंगे, और ये सारे मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। इस कमेटी में सिविल सर्वेंट्स होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, बोर्ड इंडिपेंडेंट। तो इसमें इंडिपेंडेंस की बेसिकली दिक्कत आ गई क्योंकि सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, तो इंडिपेंडेंस कहाँ है इसकी। ठीक है, तो द गवर्नमेंट्स पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव मेंबर्स एट इट्स डिस्क्रिशन ऑल्सो स्टोक्स फियर अबाउट सच इनएबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दिस ऑस्टेंसिवली इंडिपेंडेंट एजेंसी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे RBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन DPA में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर नहीं होगा और कोई भी जुडिशियल मेंबर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी इंडिपेंडेंस पे थोड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। The need to protect individual freedom is particularly acute as recent developments have suggested that India was acquiring some features of a surveillance state. Recent development से देखा जा सकता है कि इंडिया जो है वो सर्विलेंस स्टेटस का दर्जा अपना रहा है। कैसे? फर्स्ट इंस्टेंस जब हमने देखा था कि गवर्नमेंट फेशियल रिकॉग्निशन को कितना ज़्यादा यूज़ कर रही है वॉयलेट करने के लिए प्राइवेसी राइट्स को। जब NTCA प्रोटेस्ट हुए थे और दिल्ली राइट्स के बाद लगभग पुलिस ने 1100 लोगों को आइडेंटिफाई किया था तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें से 300 लोग लगभग उत्तर प्रदेश के थे। तो गवर्नमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, ये जो लोग होंगे, पुलिस ने ये जो लोग होंगे उनकी फोटोज CCTV से निकाली, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा होता है लोगों का पैन इंडिया डेटाबेस, उससे इन्होंने मैच किया था। ठीक है, तो उससे तो इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस था तो उन्होंने कैसे उसको मिसयूज़ किया किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट करने के लिए। असाइड फ्रॉम द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द आधार प्रोग्राम, अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप लिया था आरोग्य सेतु ऐप, जिसको बोला था कोविड-19 के चलते कि सबको इस ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी सिटीजन की प्राइवेसी को हानि पहुंचाते हुए बोला गया
क्योंकि गवर्नमेंट फर्स्ट मेड द ऐप मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने इस ऐप को मैंडेटरी बोल दिया कि सबको इस ऐप को यूज़ करना है। लेकिन रिएक्शन है अपोजिशन पार्टी और सिविल सोसाइटी ग्रुप से कि इस ऐप का डेटा कहाँ जा रहा है, कौन इसको कलेक्ट कर रहा है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स की वजह से गवर्नमेंट ने फिर इसको वॉलंटरीली कर दिया। तो वेयर आर दीज डेटा स्टूडेंट हु हैव एक्सेस टू दीज रिमेन ओपन क्वेश्चंस। These developments do not augur well for the Indian government's responsibility when it comes to mass data collection and protection. This is why the privacy bill is such an important piece of legislation. तो ऑथर ने बोला हमारे लगभग 740 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, तो अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा तो उनका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा, और तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया हो। यहाँ पे ईरान ने सेक्सुअल वायलेंस के लिए लॉ पास किया। तो अगर आप मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी का एक आर्टिकल आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं ये धीरे धीरे कैसे लिबरल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आफ्टर अ डेकेड ऑफ डी लिबरेशन ईरान गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ बिल संडे दैट क्रिमिनलाइजेस वायलेंस एंड सेक्सुअल मिसकंडक्ट अगेंस्ट वीमेन एंड स्पेसिफाइज पनिशमेंट फॉर परपेट्रेटर। तो इफ अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विल बी द फर्स्ट लॉ ऑफ इट्स काइंड इन ईरान पीनल कोड कम्स इन आफ्टर मेथड ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये अब जर्मनी ने एग्री कर लिया है कि वो अपने फॉर्म बोर्ड में विमेन को कोटा देंगी। ठीक है, तो बेसिकली इंक्लूसिवनेस के लिए हो सकता है। Federal legislation to force larger listed companies to have at least one woman on their management boards following years of debate over the issue। तो यहाँ पर डेटा कोट किया गया है कि वहाँ पर कैसे the new law affects around 70 companies of which 30 currently have no women or the management boards at all। Women make up 1/3 of the executive boards in Europe's biggest companies, लेकिन उसके बाद भी लीडरशिप रोल्स में विमेन को बहुत कम पोजीशन दी जाती है, इसलिए ऐसा ये लेकर आए हैं कि फॉर्म बोर्ड में विमेन को कोटा दिया जाएगा। ये सौरभ यादव का केस है कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोटा वर्क करते हैं। ये आर्टिकल इससे पहले भी आ चुका है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप वो आर्टिकल आपको याद होगा, नहीं याद हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ये है हाउ सऊदी एंड कतर रीस्टोर टाइज एंडिंग अ 3-year मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो आपको पता होगा सऊदी और कतर में दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब बेसिकली उन्होंने रिकन्सिलिएशन कर लिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 years आफ्टर सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन ऑफ 4 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कट टाइज विद कतर, द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने अब बेसिकली अनाउंस किया है कि रियाद सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, कतर की जो कैपिटल है, वो फुल टाइज इंश्योर करेंगे। तो अब इनमें दिक्कत क्यों आई थी? बेसिकली इनमें दिक्कत इसलिए आई थी इन 2017 सऊदी अरेबिया लेड एन अरब ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेड अगेंस्ट कतर। बेसिकली वही सऊदी अरेबिया उसके जो मिडिल ईस्ट के थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो उन लोगों ने सबने मिलकर क्या किया था, कतर के साथ टाइज तोड़ दी थी और बोला था कि जो ये दोहा है बेसिकली कतर है, वो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप को वो सपोर्ट करता है। द बिगर मोटिवेशन प्रॉबेबली वॉज टू प्रेशर कतर इनटू रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक। ये तो मतलब बस सामने की बात थी कि वो ये कहना चाहते थे कि दोहा जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है, लेकिन अंदर की बात ये थी जो कतर है वो ईरान के साथ बहुत करीब हो रहा था, तो उस बात से इन्हें दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने उससे टाइज काट दी। तो सऊदी अरेबिया इज ग्रेटेस्ट राइवल इन द रीजन। तो सऊदी अरेबिया का ग्रेटेस्ट राइवल है ईरान में, और कतर ईरान के साथ ही अपने रिलेशन बढ़ा रहा था। तो कोलिशन में कुछ डिमांड्स भी रखी गई, जैसे कि कतर को बोला गया है कि आप अपने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो अल जज़ीरा, आपको वो बंद करना पड़ेगा, अपने यहाँ टर्किश मिलिट्री बेस बंद करना पड़ेगा, और अपनी टाइज तेहरान बेसिकली ईरान के साथ कम करनी पड़ेगी। लेकिन कतर मिडिल ईस्ट में इतना इंपॉर्टेंट हुआ कैसे? तो कतर हैज गॉन फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट गल्फ स्टेट टू वन ऑफ द वेल्थिएस्ट। वो इसीलिए क्योंकि उसको एक लार्ज गैस रिजर्व्स मिल गए हैं, जो कि कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन हेल्पिंग इट टू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन द रीजन्स पॉलिटिक्स। तो बेसिकली कतर को नेचुरल गैस रिजर्व्स की वजह से वो इतना सिग्निफिकेंट प्लेयर हो गया है रीजन की पॉलिटिक्स में। तो कतर की जो वेल्थ और इन्फ्लुएंस आई है वो इसीलिए आया है क्योंकि उसको नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल गया। और जो नेचुरल गैस ह्यूज गैस फील्ड है ईरान, तो ये जो नेचुरल गैस की फील्ड है ये कतर ईरान के साथ शेयर करते हैं, इसलिए बेसिकली कतर के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। लेकिन सऊदी अरेबिया और उसके मेंबर जो आसपास वाले हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती, विच इज़ एन इंसेंटिव फॉर इट टू। अब उसके पास जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस फील्ड है जो वो ईरान के साथ शेयर कर रहा है, तो वो उसके लिए बेसिकली एक इंसेंटिव की तरह एक्ट करती है कि वो तेहरान के साथ अच्छे रिलेशन रखे। और सऊदी अरेबिया और ईरान में एक और रिफ्ट का कारण ये कि सऊदी अरेबिया में सुन्नी लोग रहते हैं और जो ईरान है वहाँ पे शिया लोग रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 4G स्पेक्ट्रम, बेसिकली गवर्नमेंट ने 4G स्पेक्ट्रम को बेचना शुरू कर दिया है, ऑक्शनिंग कर रहे थे। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ऑन वेडनेसडे इशूड द नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम कंपनीज जो भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। रिजर्व प्राइस गवर्नमेंट ने बेसिकली 3.92 लाख करोड़ रखा है। तो रिजर्व प्राइस क्या होता है? रिजर्व प्राइस वो प्राइस होता है जिससे कम पे तो गवर्नमेंट नहीं ही बेचेगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम इस क्यों इंपॉर्टेंट हो गया इस बार? क्योंकि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू कलेक्शन बूस्ट करना है। टैक्सेस बहुत कम आए, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन था, तो बेसिकली गवर्नमेंट इसकी ऑक्शन करके काफ़ी पैसा कमा सकती है। यहाँ पे IRDA ने बेसिकली बोला है कि एक स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ेगी जिसका नाम रखा गया है भारत गृह रक्षा।
तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी मतलब सेम पॉलिसी जो हर कंपनी लॉन्च करेगी। तो द इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया has decided to introduce a standard home insurance policy that will cover the risk associated with natural calamities जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक एंड ऑल्सो फायर। ठीक है, इसका नाम होगा भारत गृह रक्षा। इसके अलावा एमएसएमई के लिए भी 2 पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं। 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, जो कि दैट प्रोवाइड कवर फॉर द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, प्लांट एंड मशीनरी। और उससे ज़्यादा वालों के लिए 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ वालों के लिए भारत लघु उद्यम सुरक्षा। ठीक है, तो भारत लघु उद्यम सुरक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत गृह रक्षा। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.